हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ईशान वर्मा। मैं आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को हमने काफ़ी रूरल एरिया में जाके शूट किया है, तो हमारे को जो भी वहाँ पे इजीली प्रोडक्शन मिल पाया हमने वो यूज़ किया है। तो हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो आप प्लीज़ इस बार हम लोग को माफ़ कर दीजिएगा। और अगर इसको सुनने के बावजूद आप इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए ही बना है और आपको बहुत सारी लॉरेंस बिश्नोई पे इंफॉर्मेशन देने वाला है। थैंक यू दोस्तों। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है एक शख्स की और उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो ये मुझे क्रिमिनल से बिगड़ैल ज्यादा लगता है। बिगड़ैल एक टिपिकल पंजाबी वर्ड है, बिगड़ा हुआ बच्चा। हमने लॉरेंस बिश्नोई की जो पहली झलक, वो जीप के अंदर बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई मीडिया को एक बाइट देता है कि सलमान खान को हम जोधपुर में उस कोर्ट में मारेंगे। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में ही मारेंगे, तो पता लग जाएगा इनको। क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई सलमान के साथ कुछ करना चाहता है? बाबा सिद्दीकी का भी जो किस्सा हुआ वो बड़ा आश्चर्यजनक था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई काफी चर्चा में है। और या फिर वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वो नाम यूज हुआ था। He's the only criminal who never applied for bail. इसको लगता था बाहर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। आज के दिन में आप देख लो, लॉरेंस बिश्नोई को जितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है उतनी शायद बड़े बड़े वीआईपी को नहीं मिलती। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास आज भी इनके गांव में 110 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है। 800-900 करोड़ रुपए का मालिक ये आदमी तब था जब इस आदमी ने जुर्म का रास्ता पकड़ा। क्या मजबूरी थी? बबलू श्रीवास्तव और गैंग ने गौतम अडानी को किडनैप किया था अहमदाबाद। उस वाला के मर्डर के बाद हमने इसको कहा, जब उसको लेके आए थे इंटरोगेशन के लिए, कि अपने आदमी हाजिर कर दो जिन लोगों ने मारा है। उसका कौन आदमी, किसके आदमी? मैंने तो मरवाया ही नहीं। तो लॉरेंस के अंदर वो क्या कमी थी जो उसको अग्रेसिवनेस की तरफ ले गया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव सेशन पे हमने बहुत मेहनत की है और हमने बहुत रिक्वेस्ट की है और आप सबकी फेवरेट बलजीत परमार सर को हम आज अपने शो पे लेके आए। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी फैमिली के लिए टाइम निकाला एंड वेरी थैंकफुल टू यू सर। आपका और आपके सब चाहने वालों को, देखने वालों को मेरा सैल्यूट। और इस किस्म के नौजवानों को आप आगे आगे देखोगे तो हमें भी हौसला रहता है कि हमारे जाने के बाद एक जनरेशन ऐसी है जो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर आज हम लोग अपने फैमिली को बताया, आज हम चंडीगढ़ आए हैं सर के घर एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज मैं बलजीत सर से पर्सनली मिल रहा हूँ। हालांकि जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तब सर इतने सीनियर थे, हम लोग सर के अगल बगल से भागते रहते थे, बट सर तक पहुंच नहीं पाते। सर आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सर। सर मैं शुरुआत यही करना चाहूंगा, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है एक शख्स की और उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आप पंजाब में अब आ गए हैं, आप पंजाब के गढ़ में हैं, आप लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देखते हैं? क्या है लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, अगर इसको सिंपलीफाइड तरीके से देखना आप, तो ये मुझे क्रिमिनल से बिगड़ैल ज्यादा लगता है। बिगड़ैल एक टिपिकल पंजाबी वर्ड है, बिगड़ा हुआ बच्चा। नॉर्मली हमने आज तक सुना है कि क्रिमिनल लोग बहुत से कारणों से बनते हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चित कारण होता है कि उसको किसी जमाने में को टॉर्चर किया गया, बेइंसाफी हुई, किसी को मारा गया, पुलिस ने मारा पीटा, तो उसका या घर में कोई किसी का कोई कत्ल हो गया, जमीन को जायदाद को लेकर कोई ना कोई जाति रंजिश इस किस्म का कुछ और, उसका बदला लेने के लिए मुझे ये हथियार उठाने पड़े, मुझे जुर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लेकिन इस किस्म की कोई मजबूरी लॉरेंस बिश्नोई और उसके जितने साथी हैं, अकेला नहीं,
किसी के साथ भी नहीं थी। सबके सब अच्छे खासे खाते पीते परिवारों से आए थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास आज भी इनके गांव में 110 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है। ये 110 एकड़ का मालिक है। वहां पे 1 एकड़ की कीमत जो आज के दिन में भी 7-8 करोड़ है। तो 800-900 करोड़ रुपए का मालिक ये आदमी तब था जब इस आदमी ने जुर्म का रास्ता पकड़ा। क्या मजबूरी थी? ये अकेला नहीं, इसका साथी गोल्डी बराड़ इसके साथ पढ़ता था। और ये कोई टपोरी किस्म के लोग नहीं हैं। जब चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां थी। उस जमाने में किसी के पास ऑडी गाड़ी थी, किसी के पास हमर थी, किसी के पास मर्सिडीज थी, किसी के पास दूसरे व्हीकल थे, जिप्सी वगैरह भी रखी हुई। ये सब गाड़ियों में पढ़ते जाते थे, बीए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। बहुत पैसे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे कपड़े, अच्छा हाई स्टैंडर्ड। और इनका जो लीडर था विकी मेडुखेरा, he was politically well connected, very close to the then chief minister प्रकाश सिंह बादल and his son सुखबीर बादल। Oh really? उसका करीबी था, बहुत ज्यादा करीबी, मतलब घर जैसे रिलेशन थे। वो इनका उम्र में सीनियर था। एक और इनका साथी था मुल्तानी, उसके चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, इंडस्ट्री, बिजनेस, बहुत अमीर बाप का बेटा था। इसी तरह कुछ हरियाणा के लड़के थे, बड़े जिम्मेदारों के बेटे, और ये सब लोग डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। दौर होता है हर कॉलेज में, एनुअल इलेक्शन होती है स्टूडेंट यूनियन की। अब ये अमीरों के बगैर बेटे थे, बिगड़े हुए थे, पैसा बहुत है, चिंता नहीं थी, हैंडसम भी थे, खूबसूरत थे सब। इन सब से कद काट में और फिजिकली कमजोर था तो लॉरेंस बिश्नोई था। बाकी सारे तगड़े तगड़े थे, 6 फीटर, बड़े हेल्दी, हैंडसम वो भी थे। लेकिन उनकी कुछ फैमिली मजबूरियां, कोई फैमिली का इज्जत की मान मर्यादा, वो थोड़ा सा ऐसी बातों से दूर रहते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, जो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी, आदमी में जो थोड़ी बहुत कमी होती है, उसको दूर करने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढता है वो। तो इस आदमी ने अग्रेशन अपनानी शुरू कर दी। तो पहली इलेक्शन जो लड़ा डीएवी कॉलेज के क्लास रिप्रेजेंटेटिव की, तो हार जाता है। बहुत गुस्सा आता है कि मैं इलेक्शन हार कैसे गया। वो जो जुलूस निकला था स्टूडेंट्स का, जिसको रोड शो कहते हैं हम, उसमें 30-35 हाई एंड गाड़ियां थी। अंदाजा लगाओगा, हाई एंड गाड़ियां जो मुंबई के फिल्म सितारों के पास होती। उसका असर बुरा गया लोगों में कि ये तो बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनको क्या वोट डाल दिया। उन्होंने ऑर्डिनरी स्टूडेंट लीडर को वोट डाली और उसको जिता दिया। और जीतने के बाद उस आदमी के पास एक छोटी सी गाड़ी थी, कोई मारुति 800 जैसी कोई, उसको आग लगा देते हैं, जीतने वाले कैंडिडेट की गाड़ी। और वहां से दुश्मनियां बढ़ती है। उसके बाद जो शरीफ लोग थे वो रास्ता बदल देते हैं कि इनसे कौन मुकाबला करेगा, ये तो बहुत अमीर घरों के पोलिटिकली वेल कनेक्टेड लोग। उनमें से एक हरियाणा की पॉलिटिकल फैमिली, चौटाला फैमिली का लड़का भी एक था, उनकी फैमिली में थे काफी क्लोज। तो हरियाणा में इनका रूलिंग क्लास से रिश्ते, पंजाब में बादलों से रिश्ते, तो दूसरे लोग रास्ता छोड़ के नेक्स्ट ईयर लॉरेंस बिश्नोई बिकम द लीडर। अब इलेक्शन आ जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो सबसे प्रेस्टिजियस स्टूडेंट की इलेक्शन होती है। वहां पे लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करते, वहां भी वही हथकंडे जो कॉलेज में अपना। लॉरेंस बिश्नोई कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं है, इसको सब कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर नहीं था वो। उनमें विक्की मेडुखेरा एक पंजाब यूनिवर्सिटी का लीडर। तो आज के दिन में जो लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है विक्की पटियाल, लकी पटियाल, वो भी इनके साथ ही था। और ये सब लोगों ने एक कोठी किराए के लिए कब्जा की हुआ था, कोठी का चंडीगढ़ में सेक्टर 10 में है शायद, वो मैंने देखी हुई है कोई। वहां पे इनका जमावड़ा लगता था सबका, खाना पीना करनी। बड़े अमीर आदमी कोठी से आना की खाली पड़ी थी, उन्होंने कब्जा कर दिया। तो पहला क्राइम जो लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी और इसके साथियों को था, वो एक खाली पड़ी कोठी किसी आदमी की जो बाहर रहता था, वो
किराए पे लेते हैं, बाद में उस पर कब्जा कर लेते। कॉर्नर कोठी है बहुत बड़ी, आज के दिनों में कीमत होगी 30-35 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी कोठी है, वो इन्होंने कब्जा कर लिया। और वहां फिर के यार दोस्त जाते थे। सिद्धू मूसेवाला भी उसी वक्त में जाता था, मेरा तो फोटोग्राफ है पुरानी पड़ी करी। तो सिद्धू मूसेवाला के साथ उस कोठी के बाहर मार्केट में सब खड़े लोग, सबकी तस्वीर साथ में। लॉरेंस सिद्धू लॉरेंस नहीं है, बाकी सब लोग हैं। अच्छा। तो जब ये शुरू हुए तो तभी सिद्धू मूसेवाला नहीं था। इसके जेल जाने के बाद मूसेवाला की दोस्ती बाकी मिंटू फिरा खास तौर पे। सर एक मिनट यहाँ पे आपको कट करूंगा। आपने कहा कि जब इंसान के अंदर कुछ कमी होती है तो वो एग्रेसिव हो जाता है, तो लॉरेंस के अंदर वो क्या कमी थी जो उसको अग्रेसिवनेस की तरफ ले गया? देखो, एक तो गांव का सबसे अमीर आदमी, दूसरा उसका पिता भी हरियाणा पुलिस में था, बहुत कम लोगों को मालूम है। गोल्डी बराड़ का पिता भी पुलिस में था, दाऊद इब्राहिम का बाप भी पुलिस में था। ये ज्यादा बहुत सारे जो अंडरवर्ल्ड में लोग आए हैं, इनके बहुतों के जो पिता थे वो पुलिस में थे। तो एक पुलिस का एक रुआब और एक ये दिल में रहना कि मेरा बाप है, मुझे छुड़ा लेगा, कहीं ना कहीं सीनियर अफसर भी इनकी सुनते थे। तो ये एक बचपन से साइकोलॉजी बनी होती है पुलिस वाले का बेटा, और ऑफिसर को हो तो और बड़ी बात। गोल्डी बराड़ का पिता तो सब इंस्पेक्टर था, और वो इसका अपने बेटे की हेल्प करता था, जैसे गलत कामों से रोका नहीं। एक दूसरा पंजाब का बहुत बड़ा गैंगस्टर था कुल्लर, उसको मारा पिछले दिन काउंटर, उसका बाप भी पुलिस में था। तो पंजाब के बहुत से लोगों के गैंगस्टर्स के पिता पुलिस में थे, या बड़े अधिकारी थे, या बड़े लैंडलॉर्ड। गरीब का बेटा शायद कोई गैंगस्टर नहीं बना, छोटे मोटे काम करने वाला, या हथियार एक जगह से दूसरी जगह लेके इस किस्म के काम करते हैं गरीब लोग। गैंगस्टर सारे पैसे वाले हैं, कोई गरीब नहीं। ये ट्रेजेडी है पंजाब की, जहाँ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी गरीबी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी मजबूरियों का फायदा होता है। ये बात लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई थी। एक तो ये किसी को ज्यादा पैसा देने वेने के चक्कर में पड़ता है, किसी को यारी दोस्ती में, तो मेरा यार तो मेरा यार, यार दोस्ती में काम फरमाने में ज्यादा यकीन रखता, लोग इससे खुश बड़े होते हैं नॉर्थ इंडिया के, तो उसने मुझे भाई बोल दिया, दोस्त बोल दिया, उसके लिए जान दे दिया। तो पैसे के लिए कम जाते हैं, भले शाम को खाना खाने के अपनी जेब में पैसे नहीं हो। तो ये एक कैरेक्टर की बात होती है किसी वजह से। तो इसका फायदा लॉरेंस ने उठाया, और वो यारी दोस्ती के चक्कर में लोगों को साथ में रखना, और बाद में इनकी आस्ता आस्ता दुश्मनियां होती रही। अब पैसे वाले लोग के करते करते क्लब जाना रहा, सेक्टर 26 है, वहाँ पे बहुत सारे नाइट क्लब्स हैं, उनमें जाना। तो वहां पे देखा कि अब ग्रुप बना के जाते थे 6-7 लोग, लेकिन आधे लोग के पास तो हथियार होते थे, जो लाइसेंस ही होते थे, जो पॉलिटिकल फैमिलीज के बड़े लड़के, सबके पास लीगल वेपन होती थी। अब जहाँ जाना तो वहाँ लोग डरते थे, उनको लगा हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए। इन्होंने बाउंसर सेवा शुरू की। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पहले ऑर्गेनाइज काम जो किया वो बाउंसर सप्लाई करने का किया, डिफरेंट नाइट क्लब्स में, क्लबों में, रेस्टोरेंट में, मैरिज हॉल्स में, जहाँ भी भीड़ भाड़ का काम होता है बाउंसर सप्लाई की। वो बाउंसर्स की आपस में दुश्मनी होने लगी, 2-3 बाउंसर्स के मर्डर भी हो गए, वहां से इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, और इसी चक्कर में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई को जेल जाना पड़ा यंग एज में। लेकिन इस आदमी ने कभी बेल अप्लाई नहीं किया देती। He's the only criminal who never applied for bail. ना एंटीसिपेटरी बेल, ना जेल के जाने के बाद जमानत की अवधि कभी नहीं दी आज तक। बट ऐसा क्यों सर? हर क्रिमिनल बेल अप्लाई करता ही करता है। इसको लगता था बाहर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। He was so scared अंदर से। एक मिस्टर रबैरो हुआ करते थे पुलिस मिनिस्टर बॉम्बे के, पंजाब के डीजीपी रहे। उनका एक डायलॉग हुआ करता था, मुझे बोलते थे बहुत, बल्कि बिगर द बून बिगर द कावड़। जितना बड़ा बदमाश होगा उतना बड़ा डरपोक होगा। और मैंने बहुत देखे हैं जिंदगी में, जो बाहर तो बहुत काम करते हैं लेकिन
डरपोक कितने होते हैं कि वो एक गाड़ी में जा रहा था मैं किसी बड़े किसी आदमी के साथ, गाँव नहीं था, वो और था, बॉम्बे की बात। तो उसकी गाड़ी में पंखे लगे हुए थे दो, वो ड्राइवर सीट के पीछे और पीछे वाली सीट के बेचारे जो पैदल होती है, छोटे छोटे पंखे लगे। हाँ। बॉम्बे में बहुत लोगों ने लगवाए होते थे एक जमाने में। तो वो ड्राइवर का सर कहीं पीछे से वो पंखे को लग गया और कड़ कड़ की आवाज आई, और ये गैंगस्टर भाई नीचे घुस गया सीट के नीचे, डर के गोली चल गई है कहीं। पंखे की आवाज अपनी गाड़ी के अंदर से आती को गोलियां चलने समझ के सीट के नीचे घुस गया, इतने डरपोक होते हैं। तो बिगड़ द फूल बिगड़ द कावड़, क्योंकि गलत काम करने वाले आदमी के अंदर कोई ऐसी शक्ति होती ही नहीं जो उसको निडर बना सके। निडर तो आप सच्चाई के साथ हो। अगर आपकी आत्मा जो है वो उसके ऊपर बोझ है, आपके अंदर से आपको मालूम है जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो आपके अंदर हिम्मत वो नहीं होगी जो सच्चे सच्चे इंसान के पास होती है। दैट बेसिक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। तो लॉरेंस के अंदर ये था कि मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हूँ नहीं, कट्टा कट्टा हूँ नहीं, 5 फुट 5 इंच हाइट है मेरी, तगड़ा हो जाऊंगा तो कितना हो जाऊंगा, बड़ा आदमी सर में मारेगा तो बैठ जाऊंगा मैं। तो इसको ये था कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी इसको जो जेल के अंदर मिली, वो इसको लगता था बाहर में रहूंगा उतनी सिक्योरिटी के लिए। आज के दिन में आप देख लो लॉरेंस बिश्नोई को जितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है उतनी शायद बड़े बड़े वीआईपी को नहीं मिलती। पंजाब में जब आता है तो इसके साथ कम से कम 180 लोगों की सिक्योरिटी होती है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कमांडोज, आर्म, दूसरे तीसरे 5 6 लेयर होती है सिक्योरिटी। तो इतनी सिक्योरिटी उसने खुद रखनी हो, कितना पैसा खर्च होगा? पैसा वो खर्चना नहीं चाहता, ये उसकी नेचर है। उसके साथ दोस्त बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं, उनसे बात होती है। तो इसका जो है जो इसने सीखा, इज अ गुड लर्नर। आदमी कोई भी जब रोटे में बड़ा होता है, भले फील्ड कोई भी हो रुतबे का, तो उसमें कोई ना कोई बात तो होगी जो उसको इतना बड़ा बना रही है। इसका बड़े एक तो जेल में अकेला आदमी बैठा है 24 घंटे, सोएगा कितना? 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटे सोएगा, बाकी 14 घंटे क्या करेगा? फिर वो सोचता है, दिमाग लगाता है क्या करूं। एक ही काम है उसके पास कि अपने गैंग को आगे कैसे बढ़ाना। अब जेल में बैठ के वो डायरेक्ट कंटैक्ट तो कर नहीं सकता किसी से। अब कंटैक्ट करना तो कैसे करोगे? उसके लिए कम्युनिकेशन साधन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। और मोबाइल फोन आपको हर समय मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जेल में हो। आपको थोड़ी देर के लिए पैसे लेके दे देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा इस्तेमाल करो, वो भी ज़्यादा रात को देते हैं, दिन में नहीं देते। आधी रात को पकड़ाते हैं जब शेड्यूल थोड़े से क्लियर होते हैं और कोई इंस्पेक्शन का डर नहीं होता। उस समय सब लोग सोए होते हैं, तो बात किससे करेगा? उसके लिए सोशल मीडिया देखना, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, मैसेज रिकॉर्ड करो और वो अपने लोगों तक पहुंचाओ, और आगे लोग जो बाहर बैठे हैं उसको वायरल कर देते। फिर उनकी रील्स बननी शुरू हो गई, किससे गर्द ने इनके कसीदे गाने शुरू किए, लॉर्ड भाई आया तो ये कर देगा, वो आ गया वो कर देगा, वो गाने गाने शुरू, छोटे छोटे मैसेजेस सोशल मीडिया पे लगाने। और सोशल मीडिया से ही उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट शुरू की। अगर आप ओवरऑल चलन देखें हिंदुस्तान का, तो सोशल मीडिया 25 साल के नीचे के लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। यंग जनरेशन जस्ट आउट ऑफ स्कूल और कॉलेज, उनको शौक होता है हर किस्म की चीजें देखने का, कोई जिंदगी में और उन्होंने कुछ देखा नहीं हो। वो लोग जब लॉरेंस बिश्नोई का स्टाइल देखते, इसके जो जितने करीबी लोग हैं सब लोगों ने शुरू में अपने बिस्तर पे या टेबल पे रिवॉल्वर रख के, साथ में गोलियों के साथ अपना नाम लिख के, गोल्डी बराड़, सोनू फलाना, संपत नेहरा, ये वो सब नाम लिख के फोटो उसकी वीडियो बना के छोटी सी वो की। और फिर गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डिजाइनर कपड़े, अच्छे शू। तो लोगों ने, जो गांव के छोटी उम्र के लोग जिन्होंने अभी नौकरी तलाश करनी होती है, घर में पड़ा, वो देखते यार ये काम बहुत बढ़िया, ये तो आपको रिवॉल्वर भी मिलता है, पिस्टल मिलती है, गोलियां मिलती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं।
ये बात, और लोग डरते भी हैं आपसे। तो वो जो एक ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस करना थ्रू सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल इस आदमी ने बहुत अच्छी तरह किया, क्योंकि और कोई काम उसके पास है नहीं जेल में बैठ के। कि जब पुलिस का हम लोग बात करते हैं, पुलिस क्या कर रही है? जब सोशल मीडिया पे जब फोटो आ रही है, वो डाल रहे हैं, तो पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले पा रही? पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? मैं वही आपको बताने जा रहा था। आप देखिए कि सुभाष सिंह ठाकुर 400 से ज्यादा मर्डर किए। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्होंने 200, 250, 300 मर्डर किए हुए, आपको मालूम है। बिहार में ऐसे बहुत, महाराष्ट्र में भी बहुत है जिन्होंने काफी सारे, और श्री राय हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, लोग उसने 70 मर्डर किए। लॉरेंस बिश्नोई ने कितने किए? अनलिमिटेड 8-10 केस है। बाकी फरोती की केस है, पैसा मांग लिया, वो 70-72 केस हो गए, डिफरेंट बात है, लेकिन वायलेंट क्राइम बहुत कम किया। इतनी बड़ा नाम कमाया वो इसलिए कि पुलिस के साथ मिली भगत। पहली बात तो 2-3 बातें हैं दुनिया में कि जैसे दयाशंकर कस्टम के बड़े ऑनरेस्ट ऑफिसर से कहा करते थे कि स्मगलिंग कभी होती नहीं, करवाई जाती। समुद्री जहाज कभी डूबता नहीं है, डुबोया जाता है। इसी तरह बड़ा क्राइम होता नहीं है, करवाया जाता है। अगर आप क्राइम करवाना छोड़ दो तो क्राइम अपने आप रुक जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जब अच्छे लोग किसी इलाके में पहुंच जाते हैं, अच्छा ऑफिसर, तो क्रिमिनल इलाका छोड़ के भाग जाते हैं। उस इलाके में शांति हो जाती है, कहीं और करते हैं तो करते रहे। लेकिन लॉरेंस के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ मिल के काम करता है। वो 2 तरीके हैं मिलने काम करने के। एक तो पैसा देते, उसने हफ्ता बांध दिया कि सब आपको इतना पैसा हर महीने मिलता रहेगा। CIA स्टाफ हाउस पर आपकी बात किस्मती ये है कि यहाँ पे क्राइम को लोकल लेवल पर डील करने के लिए एक ही संस्था है, वो है CIA, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और CA का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, भले वो सब इंस्पेक्टर हो या ASI हो या फुल इंस्पेक्टर हो, उसको छोटा SP कहा जाता है। आप हैरान हो गए इस बात। एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिले का मालिक। उसके बाद दूसरा नंबर जिसका आता है वो CIA स्टाफ के SHO का आता है, क्योंकि सब क्राइम इन्वेस्टिगेशन वो करेगा, पूरा पैसा वो इकट्ठा करेगा, और ऊपर का पूरा पैसा पहुंचाने का काम CIA का SHO करता है। तो एक पुराने जमाने से चेन बनी हुई है, उसको आज तक तोड़ा नहीं किसी ने। सोने का अंडे देने वाली मुर्गी को कौन मारता है? तो ऐसा जो CIA के हैं, वो सोने के अंडे देने वाले सपूत हैं पंजाब पुलिस के। उनको ये बांध के रख लेता है जहां जहां इसके केस चलते हैं। उनको महीने का 2-4 लाख मिल गया, और ज्यादा मिल गया या कम मिल गया, लेकिन उसको आदमी घर बैठे मिलता रहता है। दूसरा ये होता है नेक्सस, पॉलिटिकल, क्रिमिनल और आप जो कॉप्स का टीम। ये नक्सल बहुत डेंजरस है, और मुंबई में हमने बहुत देखा, यहाँ भी देखा। अगर दाऊद को रणवीर रेखा की मदद नहीं मिली होती, उसका बाप जिसमें नहीं होता, तो दाऊद वो नहीं होता जो आज है। इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई, अगर इसका बाप इसमें नहीं होता, पैसे वाला नहीं होता, पॉलिटिकल पैटर्न बादल के अकाली दल की नहीं होती, ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी से ज्यादा ये एजेंसी का आदमी ज्यादा। सरकारें बहुत बार वो करती हैं जो एजेंसी उनको कहती हैं। दिल्ली में सरकार किसी की हो जो पॉलिसी देश को लेके पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, वो ब्यूरोक्रेसी ही चलाती। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, वही काम जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ करती थी, IG करती थी, CBI करती थी, वही काम आज भी वो लोग वही कर रहे हैं। आदमी बदल जाते हैं, पॉलिसी वही रहती। तो ये एजेंसी ऐसे लोगों को पालती, वो एजेंसी के पास बहुत से काम होते हैं, और वो काम करने के लिए आम आदमी उनको नहीं मिलते हैं। आप और मैं वो काम नहीं कर सकते जो क्रिमिनल कर सकता है। तो एजेंसी ऐसे लोगों को अपनी जेब में रखती है। उनको जब उनसे काम करवाने हैं तो उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। वो ख्याल रखते हैं, उनको जेल में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और जेल में और घर में फर्क क्या है?
अब किसी आम आदमी की पूछो, घर में थोड़ी आज़ादी होती है, आप दरवाजा खोल के बाहर थोड़ा घूम सकते हो और कहीं कुल्लू मनाली जा सकते हो, कहीं मंदिर गुरुद्वारा जा सकते हो। जेल में ये काम नहीं, बाकी सब कुछ तो मिल जाता है आपको। चारपाई मिल गई, एसी मिल गया, रेडियो मिल गया, एसी नहीं मिल जाता है? टीवी मिल गया, बीवी मिल गई, सब मिल गया। आपको सब चीज मिले तो जेल में और घर में फर्क क्या? सब कुछ मिल जाता है जेलों में। और लॉर्ड बिश्नोई ने खुद ये बात मानी है कि मुझे सिस्टम पता है जेलों का, कौन सी चीज कैसे लेनी है, मुझे वो मुहैया करवानी आती है। मेरे लिए फोन भी आ जाता है और सिग्नल भी आ जाता है, मतलब जहाँ जैमर लगे होते हैं वो हट जाते हैं और सिग्नल भी आ जाता है। तो उसने अपनी वो टीवी इंटरव्यू में ये बात कबूली। अब देखिए, कनाडा ने पहली बार किसी विदेशी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने और वहां के पुलिस के चीफ ने एलिगेशन लगाई है कि भारत का एक आदमी हमारे देश में मर्डर करवा रहा, होमिसाइड करवा रहा है। और उन्होंने लॉर्ड बिश्नोई का नाम ले लिया क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में जो 3 आदमी पकड़े गए हैं वो तीनों आदमी लॉर्ड बिश्नोई के हैं। अब एक देश का प्राइम मिनिस्टर, उनका पुलिस चीफ और इंटेलिजेंस चीफ इस किस्म के एलिगेशन लगाते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। 100% सही नहीं है तो 50% तो होगी। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरा आदमी अमेरिका, गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की जो साजिश रची जा रही थी उसका पर्दाफाश FBI ने किया। लेकिन गुप्ता जो पकड़ा गया चेकोस्लोवाकिया से, वो दिल्ली का रहने वाला। और जो दूसरा आदमी जिसका वो नाम ले रहे हैं, रॉ के एजेंट का, विकास यादव, उस आदमी को इंडक्ट किया, उन्होंने चार्जेस फ्रेम किए। ये पिछले साल अक्टूबर की बात है। और अपने एजेंट को बचाने के लिए भारत सरकार ने नवंबर में विकास यादव को अरेस्ट कर लिया दिल्ली में छोटे से केस में। केस क्या था कि इसने एक आदमी को किडनैप किया, उसकी सोने की रिंग वगैरह, चेन, ब्रेसलेट वगैरह 50,000 का सामान उसका छीन लिया। और ये चार्जशीट में ये कहा कोर्ट को कि जो बहुत बदमाश आदमी है, ऐसे सरकारी मुलाजिम था लेकिन अभी किडनैपिंग करने लग गया, फिरौती मांगने लग गया और इसके लॉर्ड बिश्नोई से रिश्ते, लॉर्ड बिश्नोई गैंग का आदमी। ये बात पुलिस ने अपने बयान में कही। अब अमेरिका में एक सिख सेपरेटिस्ट सहयोगी को या खालिस्तानियों का समर्थक जो भी, उसको मारने की साजिश होती है तो लॉर्ड बिश्नोई का नाम आ जाता है। कनाडा में खालिस्तानी का पिछले साल जून में मर्डर हो जाता है, उसके मर्डर में लॉर्ड बिश्नोई का नाम आ जाता है। अब लॉर्ड बिश्नोई तो वहां गया नहीं, वो तो जेल में है। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हो जाता है, इतने बड़े सिंगर का, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, अभी भी लॉर्ड बिश्नोई जेल में था। राजस्थान में राजपूतों के सबसे बड़े लीडर सुखदेव सिंह गोगावली का मर्डर हो जाता है, लॉर्ड बिश्नोई जेल में था। तो ये सब केसेस में आया कि लॉर्ड बिश्नोई ने उनको इंस्ट्रक्शन दी और पूरी प्लानिंग की, कंस्पायर किया, और वो बिना कम्युनिकेशन नेटवर्क के नहीं हो सकता। अगर आपको मोबाइल फोन दिया जाता है, आपको अपने लोगों से बात करने का साधन मुहैया करवाए जाते हैं, तो सरकारी तंत्र की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। बंद करना तो 2 मिनट में बंद हो जाता, एक छोटे कमरे में बंद कर दो, इंटरनेट नहीं दो, मोबाइल नहीं दो, अपने बंद हो जाएगा। फिर पेट्रोल एजेंसीज की, मैं पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कहता, तो पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती, उनके पास और बहुत तरीके, तो लायक लोगों से काम करवा लेंगे, एक ही आदमी को आगे क्यों रखेंगे? सर सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने पिछले साल तक एक लगाया था, एक रूल निकाला था कि लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की जेल से नहीं निकाला जाएगा। फिर वो एक्सपायर हो गया इस साल अगस्त में, आई थिंक एक्सपायर हुआ। हाँ, अगस्त में एक्सपायर हुआ। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने उसको फिर एक्सटेंड कर दिया। दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी जैसे इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर की व्हाटसोएवर उसका बिहाइंड या बैकग्राउंड हो बाबा सिद्दीकी का,
बट बाबा सिद्दीकी वाज अ सिटिंग मेंबर, तो उसका आपने असैसिनेशन होता है, तो उसके लिए भी मुंबई पुलिस को ये इजाजत नहीं है कि लॉरेंस को ला सके। देश का एक सुपरस्टार सलमान खान, उसके ऊपर इतना कुछ हो गया, लेकिन पुलिस को परमिशन नहीं है कि आप लॉरेंस बिश्नोई को ला सकते हैं। तो इसलिए एक सवाल उठा कि क्या गवर्नमेंट इज सेविंग लॉरेंस बिश्नोई? ये सरकार के आधे काम जो है वो सलाहकारों के कहने पे होते हैं। देश में बजट पेश होता है लाखों करोड़ों रुपए, देश का बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, वो नहीं बनाते। अनॉर्थ ब्लॉक में बजट ब्रांच है जो पूरा साल काम करती है बजट के ऊपर, और एकदम टैली करके मिनिस्टर जाके पढ़ देता। जो डे टू डे सिक्योरिटी रिलेटेड, क्राइम रिलेटेड पॉलिसी पुलिस बनाती है या एजेंसीज बनाती हैं, वो मंत्री नहीं बनाते, उनको नॉलेज ही नहीं होती। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया था कि पाकिस्तान पे अटैक करना है तो बादल से बोलते ठीक है, बादलों के ऊपर से अटैक कर दो, उनको रडार पे उनके नजर नहीं आएगा बादल के पीछे क्या है। तो पॉलिटिशियन पे मत जाइए, वो तो बेचारे बच्चे होते हैं। अच्छा, ये ऐसे मामलों में उनका वोट लेना कैसे करना वो सब उनको मालूम है, और हर पॉलिटिशियन के अपने बदमाश होते हैं जिनसे वो काम करवाते हैं और उनको शील्ड करते हैं। वो डिफरेंट कैटेगरी के बदमाश हैं। जो मंत्री का बदमाश होगा वो उसके इलाके में ही बदमाशी करेगा या उसके राज्य में ही करेगा। वो पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई दाऊद जो है, ये एक सिटी, एक शहर, एक स्टेट से बाहर जाना वो एजेंसियों की मदद से नहीं होता। जो अब उसको जेल में इसलिए रखा कि बाल था जो एक्चुअली पंजाब की वजह से उसको बैन लगाया 1 साल का। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद उसको दिल्ली तिहाड़ जेल से लाए, तो यहाँ पे उसको 13 जगह पे लेके गए, बठिंडा, गुरदासपुर, होशियारपुर, रोपड़, कपूरथला, अमृतसर, मोगा, फिरोजपुर, मानसा, मलोट, हर जगह। रोज सुबह 4 बजे गाड़ियां निकलती थी लेके, उस शहर में उसकी पेशी करवा के रात को वापस ले आते। जहां पे पेशी होती थी वहां के लॉकअप में कहीं नहीं रखा। कहीं 100 मील दूर रोज का जाना, 100 मील आना, कहीं 150 माइल जाना, 150 माइल आना, कहाँ 50 माइल जाना, वापस आना। वापस उसको सीआईए के हेडक्वार्टर खरड़ में लेके आते, तो मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर है सिर्फ यहाँ से, जहाँ पे उसकी पहली इंटरव्यू रिकॉर्ड हुई। तो उस आदमी का सिक्योरिटी का इतना ख्याल रखते, तो जब आदमी को वो एजेंसी के कहने पे होता है, एक आदमी को कितनी सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी ब्रांच या स्पेशल ब्रांच या जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो फिक्स करती है कि कितना खतरा है क्या, उस पे बेस्ड फिर उसको सिक्योरिटी दी जाती है। अब आइसोलेशन में रखने का मतलब ये है कि अगर वो हर समय एजेंसीज के लिए अवेलेबल नहीं है, एजेंसीज को कनाडा में या अमेरिका में कुछ लॉरेंस बिश्नोई से करवाना है, और लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, तो यहाँ कैसे बात करेंगे? कोई आईबी का ऑफिसर आएगा, को आएगा तो यहाँ रिकॉर्ड में आ जाएगा, वो कल को लीक आउट हो सकता है। वो आपकी कस्टडी में जेल में बैठा है, अपने होम मिनिस्टर को बोल के ऑर्डर निकलवा दिया कि 1 साल बाहर नहीं जाना। एक तो बोलते हैं उसकी जान को खतरा है, दूसरा कहाँ कहाँ जाएगा वो। अब 73 केसेस है, अगर रोज एक केस की तारीख लगे, सही बात है, तो भी उसका 1.25 महीने में नंबर आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा। सही बात है। फिर जहां जाएगा वहां 2 दिन तो रुकना पड़ेगा। एक रात पहले उस सिटी में पहुंचेगा, दूसरे दिन अदालत में पेशी होगी, तीसरे दिन वापस जाएगा जहां उसको रात को जेल में रखना है, कस्टडी में। और हर सिटी में जो उसको सिक्योरिटी चाहिए उसके बराबर के लॉकअप नहीं है, अब जेल में तो रख नहीं सकते उसको, आप अंडर ट्रायल रखना तो लॉकअप में पड़ेगा, पुलिस कस्टडी है। लॉकअप इतने सेफ नहीं है, इसलिए उसको एक ही लॉकअप में रखते हैं जो बहुत मजबूत लॉकअप है, सीआईए हेडक्वार्टर खरड़ का, तो इसलिए यहाँ लेके आते थे। अब
ऑर्डर आपने निकाल दिया, एक तो वो आदमी आपके ऊपर मुनहसर हो गया कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, अभी एक साल यही बैठना। अब वहां से जो ऑपरेट करना है वो बड़े गिने चुने लोगों के साथ करना है। लोग इसलिए भी अपोज कर रहे हैं उसका अहमदाबाद में रहना, क्योंकि दिल्ली के त्योहार वाले बेचारे बहुत दुखी, तो हर महीने आमदन होती थी, अब नहीं होती। 1.5 साल से उनकी आमदन रुकी हुई है, 1.25 साल से। वो राजस्थान वाले दुखी हैं, जयपुर जोधपुर वाले के जहाँ आता था तो लोगों को कुछ लाख मिल जाते थे, अब वो बंद हो गए। लेकिन ऐसा माहौल ज्यादा लंबा समय चलता है। सर लॉरेंस बिश्नोई मुझे याद है, मतलब आपको तो आप तो बहुत सालों से आप जानते हैं, बट हमारे जैसे नए लड़के, हमने लॉरेंस बिश्नोई की जो पहली झलक, वो जीप के अंदर बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई मीडिया को एक बाइट देता है कि सलमान खान को हम जोधपुर में उस कोर्ट में मारेंगे। उसके बाद से एज पर माई इंफॉर्मेशन या आम लोगों के लिए लॉरेंस बिश्नोई तब लॉरेंस बिश्नोई बना या तब फेमस हुआ। क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई सलमान के साथ कुछ करना चाहता है? क्योंकि अगर उसको अटैक ही करना है तो फैमिली पे या किसी और पे करेगा। बाबा सिद्दीकी का भी जो किस्सा हुआ वो बड़ा आश्चर्यजनक था, और या फिर वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वो नाम यूज हुआ था। देखिए, काला हिरण एक बहाना है, वो कोई इश्यू नहीं थी। अब इसलिए मैं कह चुके कि आप माफी मांग लो, हम आपको माफ कर देंगे, ठीक है। हम माफी कहाँ से मांगे? अभी 5 करोड़ की फिरौती का भी मामला है, वो पता तो है? बकवास है, तो वो किसी ने वही दिया है। ट्रैफिक पुलिस को भेजने का मतलब क्या है? फिरौती की डिमांड भेजने, सलमान खान को भेजो, उसके बाप को भेजो। ट्रैफिक पुलिस ने फिरौती थोड़ी देनी है आपको। वो शरारती अंतर बहुत होते हैं ऐसे। बाद में पता चलेगा शाहजहांपुर का एक बार्बर था, उसने भेजा तो उसको पकड़ लाएंगे, बाद में छोड़ देंगे, ऐसे ही होता है। तो आदमी जब इतने बड़े लेवल पे हो जाता है तो उसको और कमाने का शौक आता है। ये बात फिरौती की नहीं है। बात यह है कि जिन लोगों से फिरौती ली जाती है वो लोग कैसे देते हैं, और वो फिरौती का पैसा आगे बाहर पहुंचाया जाता है, वो कैसे पहुंचाया जाता है। वो पैसा जो आता है तो कैसे आता है, जाता है तो कैसे जाता है। जब तक वो चेन आप नहीं तोड़ोगे, आप गैंगस्टर को खत्म नहीं कर सकते। क्या आज तक कभी किसी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि फलां सेठ ने 5 करोड़ दिया था, उसने कैसे दिया, पता चला आज तक कभी? लॉर्ड बिश्नोई के पास 5 करोड़ आ गया, उसने वो कनेडा भेजा, अमेरिका भेजा, कैसे भेजा? कोई साधन तो होगा। फ्रंट में डाल के आप बुकिंग करके तो हवाई जहाज से भेज नहीं सकते। नहीं, हवाला होता है ना। हवाला किसने किया? क्या एक भी हवाले वाला आज तक पकड़ा गया? नहीं। हथियार आते हैं इतने बड़े कॉस्ट में, जिगना पिस्टल आ जाती है, दूसरे हथियार आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? पंजाब में हर तीसरे दिन 4-5 रिवॉल्वर पिस्टल पड़े जाते हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश से ला रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश से कहाँ से ला रहा था वो आज तक पकड़ा किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि ये सब दूध देने वाली गाय। अगर आपने हथियार बनाने वाला, सप्लाई करने वाला पकड़ लिया तो हर महीने जो आपको आमदन होती है वो कहाँ से आएगी? ये इसी को नेक्सस कहते हैं, बहुत दूर तक खेल जाती है। बट तो जो ये लॉरेंस कर रहा है सर, जो सलमान के ऊपर जो जिस तरीके से आया, तो क्या वो वाकई में आहत है सलमान सर के ऊपर जो एलिगेशन लगे उस पे, या फिर वो सिर्फ एक टारगेट है कि पब्लिसिटी के लिए सलमान सर का नाम इस्तेमाल हो? पब्लिसिटी नहीं, इट्स अ प्योर बिजनेस। आज के दिन में जैसे बाकी धंधा होता है, कोयले का है, गेहूं का है, आटे का है, दाल का है, चावल का है, उसी तरह क्राइम में एक धंधा। इट्स अ बिजनेस, प्योर प्रोफेशनल बिजनेस। ये कोई पर्सनल रंजिश निकालने वाला धंधा नहीं रहा। वो जमाना गया कि 25 साल पहले मेरे बाप को किसी ने मारा था, मैं उससे बदला लूंगा। आजकल ये नहीं चलता है। आजकल तो बड़े तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे चलता है, उस तरीके से अंडरवर्ल्ड चलता है।
इतने लोगों को संभालना। लॉरेंस बिश्नोई के 200 से ज्यादा आदमी जेलों में बैठे। अब 200 आदमियों का खर्चा जेल वालों को देना, वो तो बेचारा को गरीब आदमी को किसी घर में खाने के बांधे हैं सबके। अब देखो जिस घर के लोग पकड़े गए हैं उनके घरों की हालत क्या है। किसी का माँ बाप ही नहीं है, किसी की दादी दादी के मेरी तरह दांत नहीं है, मुंह में बूढ़े हो गए सब, टूटे फूटे घर, बुरा हालत है। और वो आदमी जेलों में बैठे हैं, उनका ख्याल तो रखना है। अगर आप एक आदमी का 1 लाख रुपए भी एक महीने का खर्चा रखो जेल में, इतना बड़े आराम से हो जाता है, इसमें हैरान होने की बात नहीं। जहाँ एक सिगरेट आपको 1,000 की मिले, ड्रग आपको 5,000 की मिले, फोन आपको 1.5 लाख का मिले, जो 5-10 हजार का मिल जाता है ऑर्डिनरी फोन, सिम कार्ड इस्तेमाल करने के लिए आपको 50,000 देना पड़े, तो ये बहुत बड़ी गेम है। जितना बड़ा आदमी, जितना बड़ा गैंग, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए आपको फरोतियां मांगनी पड़ती। मैंने एक गैंगस्टर को पूछा, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है लाइन, जो कनाडा में रहता है, तो मेरे कभी कभी फोन कर लेता है वो। मैंने कहा यार तुम क्यों मांगते हो गरीब लोगों से पैसे? बोलता भाई साहब आपको किसने कह दिया हम गरीब लोगों से पैसे मांगते? बोलता कल मैंने फोन किया किसी को, वो बहुत बड़ा ज्वेलर है, मैंने 50 लाख मांगा है, क्योंकि 50 लाख मांग रहा हूँ, वो गरीब नहीं है, तो हम तो गरीब को तंग ही नहीं करते, हम तो पैसे वाले से लेते, और पैसे वाला भी उससे जो जिसके बाद 2 नंबर का होता है, व्हाइट का पैसा कोई देता ही नहीं कोई। तो ये अब ये पैसा जाता कहाँ है? ये इनके भाइयों के पास जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठा है, गोल्डी बराड़ अमेरिका में बैठा है, इनका भांजा किसी और देश में बैठा है, वहां पे उनको बिजनेस सेट करवा के दिए जा रहे। लॉरेंस बिश्नोई को पता है मैं सारी उम्र जेल के बाहर नहीं आ सकता, अब बाहर नहीं आ सकता तो परिवार का तो कुछ सोचो, बस अपने के लिए बना रहे हैं। आज तक अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वाले किसी आदमी का कुछ नहीं बना। दाऊद इब्राहिम ने 7 बिलियन का एम्पायर बना लिया, छोटा राजन ने इतने पैसे कमा लिए, बंदे उसके जेलों में बैठे हैं, किसी को पैसा नहीं, और वो मेरे से पैसे मांगते हैं बेचारे 200-400 रुपया फोन करके जेलों में। ये तो हालत है। तो दैट मीन्स आपका ये कहना है कि लॉरेंस जो भी कर रहा है वो बेसिकली सलमान खान के, जैसे सलमान खान से मतलब सलमान खान को डरा करके वो और लोगों से फिरौती बटोर रहा है। इज दैट द स्ट्रैटेजी यू आर सेइंग? अभी आप सही ठिकाने पे पहुंचे। असल में ये सलमान खान बहुत बड़ा आदमी, उसकी बगल 25-30 करोड़ रुपए तो एक दिन का वो ले लेता है, 10-12 करोड़ उसके बिग बॉस से मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई मेरा ख्याल 3-4 हजार करोड़ का मालिक तो वाइट में है आज के दिन में। सलमान खान इतना पैसा टैक्स करता है, पे करता है, उससे अगर मांगना होगा तो 5 करोड़ मांगोगे आप, उससे तो 500 करोड़ मांगोगे, अगर वो डर गया तो 500 करोड़ भी देगा आपको। मैं आपको गौतम अडानी की एग्जाम्पल देता हूँ, सबको मालूम है, नेट पे जाके देख सकते। बबलू श्रीवास्तव और गैंग ने गौतम अडानी को किडनैप किया था अहमदाबाद। गौतम अडानी को किडनैप किया था? नेट पे चले जाना देख लेना, और 50 करोड़ मांगा था, मुझे 50 करोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। अगर किसी ने बड़े आदमियों को किडनैप करके, अभी होगा नेट पे किसी की ड्यूटी लगा दो, फोन पे देख ले, गौतम अडानी किडनैप बाय बबलू श्रीवास्तव गैंग, सारी पूरी डिटेल है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ली गई थी, वो पुरानी बात है, 15-20 साल पहले, नई बात नहीं, इसलिए आपको नहीं पता हो। तो तभी गौतम अडानी इतना बड़ा आदमी नहीं था जितना आज है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था, तो 50 करोड़ दिया। उसके लिए आज तक बबलू श्रीवास्तव जेल में बैठा है, उसकी सजा भी पूरी होगी, उसको भी छोड़ता नहीं है, बैठा के रखा है। अगर आज बीजेपी सरकार नहीं होती तो कभी का बाहर आ गया होता। तो अगर किसी बड़े आदमी से आपने फरौती मांगनी है तो 5 करोड़ की नहीं मांगते, वो तो 4 घंटे की कमाई है सलमान खान की, कोई 1 महीने की कमाई तो मांगो। अगर फरौती मांगनी है तो 4 घंटे की कमाई क्यों मांगते हो?
असल में भैया बात यह है कि बॉम्बे बहुत बड़ी 2 नंबर की मार्केट है। जितना पैसा मुंबई की रियल एस्टेट में लगता है उतना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का मिला के एनुअल बजट नहीं है सरकारों का, जितना पैसा मुंबई के रियल एस्टेट में लगता है। अब चारों तरफ 3 तरफ समुद्र है, सिटी बढ़ नहीं सकता तो कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा। अब 130 140 फ्लोर की बिल्डिंगें बनने लग गई। मेरे एक दोस्त ने, वो पॉलिटिशियन है, शरद पवार की पार्टी का मेंबर है, उसने 120 करोड़ का फ्लैट खरीदा 77 करोड़ पे। एक फ्लैट 120 करोड़ का, और हर जगह पे नॉर्मली। अब किसी इलाके में चले जाइए, पौष इलाका तो कई जगह 1 लाख से पर स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है, 1.5 लाख की है कई जगह। बिल्कुल। मिडिल क्लास कंस्ट्रक्शन मार्केट की मिडिल क्लास बोलना, उसमें 40 से लेकर 60,000 तक पर स्क्वायर फीट का रेट। ठीक है। अब जहां जमीन इंचों के हिसाब से बिकती हो, अभी तो स्क्वायर इंच के हिसाब से भी वो रेट आने लगा है कई इमारतों का, तो कितना पैसा हो वहां पे अंदाजा लगा। एक आईपीएस अफसर रिटायर हुआ पिछले दिनों, 1 साल 1.5 साल पहले, मुंबई का। उसने एक फ्लैट खरीदा 4 बेडरूम हॉल का, 4 बेडरूम हॉल किचन। वो फ्लैट है 18 करोड़ का है। अब एक आईपीएस अफसर रिटायर हुआ, 18 करोड़ कहाँ से आए उसके पास। एक और रिटायर्ड आईपीएस है महाराष्ट्र की, उनके हाई राइज में 3 फ्लैट हैं एक ही फ्लोर पे, और एक एक फ्लैट की महीने की जो मेंटेनेंस होती है वो 60,000 का महीना। 3 फ्लैट की मेंटेनेंस हर महीने की 1,80,000 रुपया वो देते, रिटायर्ड आईपीएस अफसर। कितनी कमाई इन लोगों ने करके रखी होगी, 1 नंबर की, 2 नंबर की, जो आज रिटायरमेंट के बाद भी इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक बहुत आलीशान फ्लैट में रहना। ठीक है। तो इतना पैसा मुंबई में है। फिर वहां पे फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ एक एक फिल्म 100 150 करोड़ की बनती और 5 6 से 700 करोड़ 1000 करोड़ की कमाई करती अगर हिट हो जाए तो। बहुत सारा पैसा तो डाउन द ड्रेन चला जाता है, क्योंकि फिल्मों का सक्सेस रेट जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होता। अगर 100 फिल्में बनती है तो 5 हिट होती है, 95 फ्लॉप हो जाती है। इतने पैसे का नुकसान बर्दाश्त करना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही कर सकती है, और कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकती। 5% सक्सेस रेट है सिर्फ फिल्मों। 100 फिल्में बनेगी तो 5 हिट होंगी, बाकी थोड़ा बहुत खर्चा भी पूरा नहीं करती, नहीं तो फ्लॉप ही होती। तो इतना पैसा उस शहर में है। फिर बिजनेस 20,000 से ज्यादा वहां पे नाइट स्पॉट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट से जो आधी रात तक खुले रहते हैं। डांस बार कहो या बियर बार कहो, जो भी है, लेडीज बार या 2 नंबर का काम होता है। उनकी कमाई के प्रोटेक्शन मनी। फिर प्रोस्टिट्यूशन है, फिर डॉग्स हैं, बॉम्बे डॉग, नावा शेवा डॉग, जहाँ पे बाहर से सामान आता है उसकी चोरी चकारी। तो इतना पैसा है मुंबई में कि अगर आप सलमान खान को डरा के, या सलमान खान डर गया तो कोई भी आदमी आपको जो मांगोगे दे देगा। इसलिए सलमान खान बहाना है, असली मकसद तो मुंबई से पैसा कमाना है। उसका कारण एक और भी, 10-12 साल से मुंबई का क्राइम फील्ड खाली पड़ा, कोई गैंगस्टर बड़ा नहीं है, कोई गैंग नहीं। और हमारे हिंदुस्तानी को आदत होती है जहां जो मैदान खाली है उस पर कब्जा कर लो, यही करते हैं ना, खाली जगह पड़ी। अब वहां अंडरवर्ल्ड का मैदान खाली पड़ा, कोई कब्जा करने वाला चाहिए, और ऑर्बिट में आ गया। और तो कुछ आगे मुंबई जाने की हिम्मत नहीं की, इसने कहा कि मैं आता हूं।
अब मुंबई में एक्टिविटी शुरू होगी तो कैसे होगी? सलमान खान को डराना शुरू किया, वो नहीं डरा, उसने 5 पैसे दे दिए। उसने 5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, बुलेट प्रूफ, अभी 2.5 करोड़ की और तो वही से मंगवा ली एक। उसने अपनी सिक्योरिटी रख ली, पुलिस की सिक्योरिटी मिली, बोलता पैसे नहीं दूंगा, मार लो मेरे को मारना। अब लॉरेंस बिश्नोई का प्लान फेल हो गया। अब डराना तो है, और किसको मारे? छोटे आदमी को मारना नहीं है, मारना बड़े आदमी को मारना। तो बड़ा आदमी मिल गया, सॉफ्ट टारगेट को बाबा सिद्दीकी की, जो सलमान खान का कई तरीके से दोस्त है। बाबा सिद्दीकी को बनाने वाले श्रीलाल साहब, पहली बार उन्होंने कारपोरेटर बनाया, फिर दूसरी बार कारपोरेटर बनाया, 99 में पहली बार एमएलए बना, 2004 में दूसरी बार बना, 2009 में तीसरी बार बना, 3 बार एमएलए बन गए। विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री भी था, पूरा सप्लाई मिनिस्टर था। तो डॉक्टर साहब फिल्म इंडस्ट्री के थे, उनकी बीवी लालगंज फिल्म इंडस्ट्री की, उनका बेटा संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में। तो बाबा की दोस्ती फिल्म वालों से होगी। उन्हें सलमान खान भी, एक तो बहुत लोग जानते हैं उसको, वो खाली सलमान का करीबी नहीं है, उसके और बहुत है। करेक्ट। तो मिनिस्टर था, एमएलए था, कारपोरेटर था, कानून का। सलमान से आया तो बाबा सिद्दीकी की अच्छी दोस्ती संजू बाबा से थी। संजय दत्त वाज वेरी क्लोज टू इसकी तो शाहरुख खान से और भी अच्छी दोस्ती। हाँ। दोस्ती मेरे से भी उसकी अच्छी दोस्ती, तो बचपन से जानता हूँ उसको। मैं जब एडोम लेके आता था मेरे पास रीता साहब की रिप्लाई जर्नल में खबर छापने के लिए, तभी एडोम लेके आदमी न्यूज़पेपर ऑफिस में आया करते थे। कोई फैक्स मशीन नहीं थी, कोई एसएमएस नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था। तो बट सर आपको लगता है बाबा सिद्दीकी के पूरे असैसिनेशन में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, या फिर इट्स अ पॉलिटिकल किलिंग? नहीं, करवाया किसी ने भी हो। देखो, ये लॉरेंस बिश्नोई किसी को शौक से नहीं मारता, किसी को उसने दुश्मनी के लिए आज तक नहीं मारा। उसको किसी से पैसा मिला होगा, उसके लिए उसको मरवाया तो किसी ने है। और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिद्धू मूसा वाला वादा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सुखदेव सिंह गोबामेडी वाला कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब ये दिल्ली में को मारा नवाब खान, कोई क्या था वो, रजीव खान अफगानी, वो जो जिम चलाता था, वो भी सुपारी थी। अंडरवर्ल्ड का काम क्या होता है? सुपारी लेके कहने करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठेकापन बड़ा आदमी ले लेता, करवा लेता सस्ते में काम, और बाकी पैसा अपना। अब लॉरेंस को तो फ्री में मारने वाले लोग मिलते। अब जो लोग पकड़े गए लास्ट, वो 50,000 रुपये दिया तो कुछ रुपये का आदमी। अब जहाँ आपको 25-50 हज़ार में आदमी को मारने वाले लोग मिल जाए, तो आपको तो हथियार चाहिए ना, जो काम कराएंगे। सर आप हम लोग के बहुत बड़े हैं, और आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, और सबसे ज्यादा आपने पत्रकारिता तो बहुत ही विस्तार रूप में देखी है। एक सवाल ना मेरे मन में 3-4 दिन से उथल कर रहा है। सर आपने वो बाइट देखी, वो जो जिसको पकड़ाया उसको ला करके पुलिस ने बाकायदा मीडिया के सामने बैठाया, और वो ये बोल रहा है कि बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी ना था, कोई भी था, बड़ा असैसिनेशन कैन नॉट जस्टिफाई दैट। सर पुलिस एक अपराधी को सामने बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है, थोड़ा ये अजीब नहीं आपको लगा? नहीं, देखिए, अब एजेंसी घेरे में है कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बैठा है वो कॉन्फ्रेंस कैसे कर लेता है। उसमें अब 2 चीजों पर ध्यान दीजिए। मीडिया के साथ बात करना कोई क्राइम नहीं है। पुलिस स्टेशन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जेल में बैठ के अगर आप करते हो वो क्राइम है। करेक्ट। लॉरेंस बिश्नोई की पहली इंटरव्यू जो मीडिया के साथ उसने की, वो खरड़ के पुलिस स्टेशन से हुई है, जेल से नहीं हुई। वो पुलिस स्टेशन के अंदर का वीडियो? पुलिस स्टेशन के अंदर का पहली इंटरव्यू जो 14 मार्च को आई थी पिछले साल। जो 17 मार्च को आई है वो जेल से की गई, वो जयपुर जेल से हुई, जो 17 मार्च को दिखाई गई उस न्यूज चैनल पे। 2 इंटरव्यू थी, एक पंजाब में हुई पुलिस स्टेशन में, एक दूसरी जेल में।
अब जब जेल में इंटरव्यू हुई है उसका प्रोसीजर है, आपको पहले जेल वाले से नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, डीएम से, कि मैं जेल में इंटरव्यू करने जाना चाहूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन जेल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करता है। उसके बाद आप जो उधर रिकॉर्डिंग करते हो, जो फाइंडिंग्स आप लेते हो, वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करनी पड़ती है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में देखे और उसको लगता है कि आप ठीक है, वो आपको परमिशन देगा, आप दिखाइए, चलाइए, छापिए। अगर उसको कहीं को ऑब्जेक्शन लगा, कहीं कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, कोई धार्मिक भावना भड़काने का मामला हो, या कोई जात पात का मामला हो, तो वो पोर्शन कट कर देगा कि ये आप नहीं दिखा सकते, बाकी दिखा। ये प्रोसीजर है। अब जयपुर वालों ने जो प्रोसीजर अख्तियार किया कि नहीं किया, वो वहां की पुलिस जाने। लेकिन यहाँ तो पुलिस स्टेशन में था जहां पुलिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल अलाउड है। अब उस पुलिस स्टेशन में कोई कैमरे वाला तो गया नहीं, कोई लाइट नहीं, कहीं कुछ नहीं गया। मोबाइल फोन तो बिश्नोई के पास रहता ही है, सबको पता है। और वो लोकल पुलिस का लॉकअप है, वहां से एक रिपोर्टर उसको फोन करता है और वो उससे बातचीत करता है, रिपोर्टर रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में चला देता है। ये हुआ है, इसलिए उसमें कोई कानून की उल्लंघना नहीं है। और उसमें कोई लॉर्ड बुश ने कहा क्या कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं तो गौशाला खोलूंगा, मैं तो हिंदू हृदय सम्राट हूँ, मैं तो जेल में था, मुझे पता नहीं मुझसे वाला को किसने मारा, मुझे तो जेल में किसी और ने खबर दी कि उसका काम हो गया। इस किस्म की बातें की ना, माना तो कुछ नहीं। हाँ, एक उसने जो गलती की थी वो एक क्राइम बनता है। उसने कहा कि मैं सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा, उसको मारूंगा, चलो मेरा लाइफ का मिशन है, मारूंगा। और ये जो है इसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये चार्ज लगता है सेक्शन 506 ऑफ द, और वो नॉन कॉग्नाइजेबल है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलता। तो आपको पुलिस वाले वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं कि आगे से धमकी मत है। धमकी तो रूल देते हैं एक दूसरे को, देख लूंगा तेरे को, बोल देते हैं ना गुस्से में आके, वो होती है 506। और ज्यादा से ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई पे केस चलेगा उस इंटरव्यू पर, वो 506 के नीचे चलेगा और कोई क्राइम नहीं किया। और जो सिद्धू मूसेवाला केस में उसने जो कहा है, वो पुलिस ने एज एन एविडेंस अटैच कर दिया मानसा कोर्ट में। अब क्राइम कहाँ हुआ? अब वो लाडू कर रहे हैं कि बहुत बड़ा क्राइम हो गया। मुझे तो लगता है कि ये इंटरव्यू एजेंसी ने करवाई होगी रिपोर्टर को बोल के, इंटरव्यू करके इससे निकालो कि शायद मूसेवाला के बारे में कुछ बोल दे जो हम एविडेंस क्रिएट कर सके इसके खिलाफ। ये तो बताता नहीं है कुछ। मुझे ऑफिसर बता रहा था पंजाब पुलिस का कि मूसेवाला के मर्डर के बाद हमने इसको कहा, जब उसको लेके आए थे इंटरोगेशन के लिए, कि अपने आदमी हाजिर कर दो जिन लोगों ने मारा है। उसका कौन आदमी, किसके आदमी? मैंने तो मरवाया नहीं। तो आपने कहा कि तेरे को भी मालूम है, हमें ही मालूम है, तू एक स्टैंड ले रहा है, ठीक है, पर कल नहीं तो परसों हमने आदमी पकड़ ही लेने, तो पहले ही बता दे कौन कौन है। लेकिन ट्रैप में आया नहीं बताया। वो कहता है कि मैं आपको आदमी चाहिए, कितने चाहिए? 5,000 में आदमी मिलता है, 20 आदमी हाजिर करूँ कि 30 आदमी करूँ? ये पुलिस वालों को इंटरोगेशन में लॉरेंस बिश्नोई बोल। अब ये भाषा कोई भी क्रिमिनल तब तक नहीं बोल सकता जब उसकी पीठ के पीछे को बड़ी ताकत नहीं हो जो उन ऑफिसर से बड़ी हो। वो ताकत हमारी एजेंसियां आईबी है, रॉ, और उन्हीं ऑफिसर्स का नाम अमेरिका ने ले लिया। अमेरिका ने जो केस किया है पन्नू वाले केस में, उसमें हमारे एनएच अजीत डोभाल का नाम भी है और हमारे रॉ के चीफ समंत गोयल का नाम भी। समंत गोयल के एक भाई पंजाब में जो पोस्टर है, वो भी आईपीएस अफसर, बड़े ऑफिसर है। ये एक और कनेक्शन है, जिसका भाई रॉ का चीफ हो वो तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल।
करे नहीं करे वो दूसरी बात है, लेकिन एक लीवरेज तो होती है। तो बाकी अफसर डरते हैं उससे, यार इससे पका मत लो, इसका भाई तो इतना बड़ा अफसर जो पूरी सरकार चला सकता है, गिरा सकता है। एजेंसीज के लिए सरकार गिराना बचाना करना बहुत मामूली बात होती है। सरकार के लिए एजेंसी के आदमी को हटाना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अगर उसे हटा दिया और हटाने के बाद उसने अपना मुंह खोल दिया तो आप कहीं के नहीं रहो। इसलिए इंटेलिजेंस पावर से बनती है। इनके सबके काले चिट्ठे इंटेलिजेंस के पास होते हैं। कौन मंत्री कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ से कमाई करता है, कहाँ कमाई जाती है, सब काला चिट्ठा एजेंसियों के पास होता है। इसलिए कोई पॉलिटिशियन एजेंसी से पता नहीं लेता। प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके नीचे तक सब की जन्म कुंडली एजेंसियों के पास होती है। इसलिए मैं नहीं मानता कि पॉलिटिशियन इतने बड़े लेवल पे किसी को पहुंचा सकते हैं। पहुंचाती है तो एजेंसी पहुंचा। बिल्कुल सर। सर पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें, हमारी फैमिली को आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। आखिरी में चलते चलते बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको पता है तो व्हाट इज लॉरेंस बिश्नोई's नेक्स्ट मूव? व्हाट इज लॉरेंस बिश्नोई's नेक्स्ट मूव? मुझे इतना है कि अब उसको और एक्शन क्रिएट करनी। अभी तक उसके एक्शन का कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा। कलेक्शन मुंबई से होनी शुरू नहीं हुई, क्योंकि मुंबई के लोग भी बहुत पहुंचे हुए, उन्होंने बहुत सारा अंडरवर्ल्ड देखा हुआ है। इसके पहले उनका वास्ता दाऊद इब्राहिम से पड़ चुका है, अरुण गवली से पड़ चुका है, अमर नायक से पड़ चुका है, वरदान मुडलियार से पड़ चुका है, करीम लाला से पड़ चुका है, अब छोटा राजन से पड़ चुका है। अब उनको भी तौर तरीके समझा रहे हैं और उनको ये भी पता है कि किस किस को मारेगा। एक दो को मारने का तो दिल में मालूम है ना। अमर नायक ने कटाऊ मिल के मालिक को मारा, शरीफ कटाऊ को, और अरुण गवली ने 3 शिवसेना के कारपोरेटर मरवा दिए थे, शिवसेना के एमएलए मरवा दिए थे। दूसरे एंड ने बीजेपी का एमएलए प्रेम शर्मा मरवा दिया था। बीजेपी का दूसरा एमएलसी रामदास नायक दाऊद ने मरवा दिया था। ये कोई पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिशियंस को मारना कोई नई बात नहीं है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। गुरु साहब ने वो परेल में शिवसेना का एमएलए मार दिया था। तो ये पॉलिटिकल किलिंग चलती रहती है। और इतना बड़ा वर्कर्स का लीडर दत्ता सावंत, उसको छोटा राज ने मरवा दिया। वो एमपी रहा था, वो भी पॉलिटिशियन भी था, लीडर भी था। कितने पॉलिटिशियन मारे गए अंडरवर्ल्ड के चक्कर में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इतने एनकाउंटर हुए, हम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को क्यों जानते? प्रदीप शर्मा 150 एनकाउंटर, दया नायक 56, अब तक 56 पहले बन गई उस पर, बाद में 70-80 हो गए थे। विजय सलास्कर 135, अंग्रे रविंद्रा अंग्रे 80-85 एनकाउंटर, और मोलिक 40 एनकाउंटर, भाई सब के सब कितने आदमी मारे, उससे आपकी पहचान होती। ये पहचान नहीं होती कि आपने काम क्या किया, आपने कितने केस डिटेक्ट किए, वो किसी को नहीं पता। लेकिन कितने लोगों का एनकाउंटर किया, उससे आपकी पहचान हो रही है। ये ट्रेजेडी है हमारे कानून की, हमारी पुलिसिंग की, हमारे अंडरवर्ल्ड। लेकिन क्या इतने लोग मारने से अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया? 1800 से ज्यादा लोग 3-4 साल में मारे गए थे मुंबई में एनकाउंटर में। लेकिन उसके बाद भी अमर नायक तो आज भी है, अमर नायक मर गया, अरुण गवली आज भी है, भाई ठाकुर आज भी है, पप्पू कलानी आज भी है, बबिया खोपड़े आज भी है,
करीम लाला नेचुरल डेथ मरा, हकीम अल्तान नेचुरल डेथ मरा, वरदाराज मोटलियार नेचुरल डेथ मरा। मतलब जो तो सरगना है वो तो अपनी मर्जी से मरते, जो नीचे काम करने वाले उनको मार दिया जाता है। तो मेरा मैसेज हमेशा गैंगस्टर्स को मैं देता हूँ कि भैया जीना है तो अपने लिए जियो, मरना है तो अपने लिए मरो, दूसरों के लिए जीना भी छोड़ दो, मरना भी छोड़ दो, क्योंकि आपके कोई काम आने वाला नहीं। ये अंडरवर्ल्ड की ट्रेंडी। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच, आपने परिवार के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। आपके सब आने वालों को सोचा को, और मैं विश करता हूँ सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए जो आजकल के मुश्किल दौर में भी काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, करते रहो। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ये थे बलजीत परमार सर, जिन्होंने हमको इतना सब कुछ बताया। अब यही होता है कि आप लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बलजीत सर जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो सब्सक्राइबर पूछते नहीं है, सिर्फ नियत देख के काम करते हैं। बट हर कोई ऐसा नहीं होता है। बड़े गेस्ट को अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।